हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नवाब मलिक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि बहुत ही निराशाजनक और गलत है। पूरे देश में और महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा चुकी है कि अब एजेंसियों को इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 49% से ज्यादा मतदान हुआ। बता दें कि 9 जिले की 59 सीटों पर मतदान जारी है। राजधानी लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान पर। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों और परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली थी। अगर उनके हृदय में जरा भी दर्द होता तो क्या उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे। गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का बहुत उत्साह दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि को अपना टारगेट मानकर कमल के निशान की तरफ तीव्र गति से अग्रसर हो रही है। नड्डा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और दूसरे एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया, भटकाया और अटकाया था, लेकिन आज से खुद लटके, अटके और भटके पड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच में रैली की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बहराइच का ये जनसैलाब देखकर बीजेपी के बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाले। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा सपा जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाए। अब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरफ पूर्ण बहुमत मिलेगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता और केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव पर संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की नीति और एक्शन इसके मूलभूत प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में सरकार के द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया। संवाद कार्यक्रम में पीएम ने आगे कहा कि गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पुल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांव में हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कैसे लाएं, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कूटनीतिक तरीके से मामले को हल करने की बात कह रहे हो, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूसी सेना की नई तैनाती हुई है। इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे दी, तो वहीं आज अमेरिका और कई दूसरे देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच अब यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने का आग्रह किया है। इस खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है।
यूक्रेन और रूस विवाद के बीच अमेरिका अब एक्शन में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया। बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा। बाइडेन ने आगे कहा कि हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं, हमारी तरफ से रक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। रूस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना का जमावड़ा है। रूस के साथ जंग का हमारा इरादा नहीं है, हमारी नजर रूस के अगले कदम पर है। उन्होंने ये भी साफ किया कि बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम युद्ध टालने के प्रयास कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगियों की 1-1 इंच जमीन की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने बुधवार को कहा कि जापान यूक्रेन के हालात को देखते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें जापान में रूसी ब्रांड कंपनी पर रोक भी लगाना शामिल है और कुछ रूसी व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज करना भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी हालिया विवाद के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज रूस के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक 23 से 24 फरवरी तक इस दौरे में इमरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में बैठक करेंगे। बता दें कि 23 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जा रहे हैं। यूक्रेन से 242 भारतीयों की सकुशल वापसी हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से 242 भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया का विमान देर रात करीब 11:40 पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यूक्रेन में युद्ध हालात के बीच एयर इंडिया के 2 और विमान यूक्रेन जाएंगे। एयर इंडिया के विमान 24 और 26 फरवरी को फिर उड़ान भरेंगे, भारतीयों को लेकर लौटेंगे। इसके पहले मंगलवार देर एयर इंडिया का विमान देर रात को 242 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं स्वदेश लौटने वालों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट शामिल हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। एमपी के 2 छात्रों की भारत वापसी हो चुकी है। भोपाल के हर्षित और इंदौर के आयुषी कल लौट आए हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 176 करोड़ 12 लाख के पार चला गया, जिसमें 96 करोड़ 37 लाख से ज्यादा को पहली डोज, 77 करोड़ 91 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई। 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगी। एमपी में 11 करोड़ 32 लाख तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा को टीका लगा। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,102 नए मामले आए। इस दौरान 31,377 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। प्रदेश में कोरोना के 205 नए मामले आए। राहत की बात यह रही कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक दिन में 496 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार। तो वहीं मध्य प्रदेश में 521 नए मामले आए। 2 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के पार चली गई। तो वहीं 1244 मरीज ठीक हुए। 79,828 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। साथ ही 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन हुआ। ग्वालियर में जैन संत मुनि विजयेश सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही एमपी का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। ये वाकया तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुनिश्री विजयेश सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुनि विजयेश सागर ने ये दावा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को सदन में सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों की विधानसभा में सीधे सवाल पूछने की ट्रेनिंग होगी। ये व्यवस्था बजट सत्र से पहले लागू होगी और सदन की कार्यवाही से पहले सभी माननीयों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस से जुड़े आतंकियों की कड़ी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। कल मैंने गृह एवं जेल विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा का जायजा लिया था। वहां सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हवा दे रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है तो श्वेत पत्र जारी करके बताए। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 1,15,000 से ज्यादा पद रिक्त है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर जवाब दिया।
जांजगीर चांपा के बीजेपी सांसद गुहाराम अजगले ने बड़ा बयान दिया। अजगले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्री बीजेपी सांसद और बसपा विधायक उपेक्षित है और उन्हें कांग्रेस सरकार में लगातार सरकारी आयोजनों में दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल कार्यक्रम में सांसद को आमंत्रित नहीं करने से भी नाराज चल रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी पार्षद दल ने निगम का घेराव कर दिया। आवास आवंटन, साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर पार्षदों ने प्रदर्शन किया। विकास भवन के सामने बीजेपी पार्षद दल ने धरना देकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिलासपुर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमा झटकी देखी गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी जीएम कार्यालय के गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। पेंड्रा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर अधिकारियों ने लोगों को जगह खाली करने की समझाइश देकर छोड़ दिया और अगली बार नहीं हटने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंदसौर के बोलिया गांव में विवाह समारोह में दूषित मिठाई खाने से करीब 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। इनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। उल्टी दस्ते की शिकायत के बाद सभी को गरुड़ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। महासमुंद जिले के 6 गांवों के 60 किसानों के वन अधिकार पट्टा की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अधिकार पट्टा नहीं होने से किसान धान को खुले दुकानों में बेचने को मजबूर है। साथ ही सरकार की ओर से दिए जाने वाले ऋण का भी लाभ नहीं मिल रहा। किसानों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 कानून के कई बार दावा पत्र व्यक्तिगत भर चुके हैं, लेकिन दावा पत्र खारिज हो गया। दंतेवाड़ा की बचौली में नक्सलियों ने मालगाड़ी में आग लगा दी। नक्सलियों ने विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के इंजन के अंदरूनी हिस्से में आग लगाई। ड्राइवर और गार्ड से वॉकी टॉकी छीन लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के इलाकों में सर्चिंग जारी है। पेंड्रा में डंपर का टायर फटने से अचानक आग लगी। घटना पुराना बस स्टैंड के पास की है, जहां अचानक डंपर का टायर फट गया। देखते ही देखते उसमें आग लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैतूल में सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस में आज अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद ट्रेन को सदर रेलवे गेट के पास रोका गया और बोगी को खाली करवाकर आग पर काबू पाया गया। इधर हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। इंदौर जिला प्रशासन लगातार विधवाओं और निराश्रित लोगों को न्याय दिलाने की पहल कर रहा है। बुधवार को 77 वर्षीय विधवा महिला को फिर न्याय दिलाया गया। जिला प्रशासन की टीम ने महिला के घर काबिज पुरुषोत्तम पुराणिक को मकान खाली कराया और उन्हें वृद्धा को सौंप दिया। पथलगांव में पेड़ के नीचे दब जाने से एक महिला की मौत हो गई। जंगल में अवैध कटाई के दौरान ये हादसा हुआ। मृतका का पति ही कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। बगीचा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बादलखोर अभ्यारण्य की पूरी घटना है। ऑनलाइन जुए के चक्कर में एक छात्र कर्ज में डूब गया और उसने मौत को गले लगा लिया। मामला इंदौर के भंवरकुआ इलाके का। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से खरगोन जिले का छात्र बीए की पढ़ाई कर रहा था। उसे ऑनलाइन जुए की लत लग गई थी। परिवार की माली हालत खराब होने के चलते उसने ऐसा कदम उठाया। सतना जिले के चित्रकूट में आए दिन लावारिस लाश मिल रही है। इस महीने 3 लाशें मिल चुकी हैं। मंगलवार को भी एक युवक का शव माझी गवा के घरे जंगल में मिला, जिसे मारकर जला दिया गया था। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दतिया जिले के गोंदन थाने में पदस्थ एएसआई हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। एएसआई ड्यूटी के बाद अपने कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें घबराहट महसूस हुई तो साथी पुलिसकर्मियों ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एएसआई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बेलाईगढ़ में अज्ञात ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मारी। इस घटना में स्कूटी सवार महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हुई। दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। टुंडरी गांव में सड़क हादसा हुआ। हादसे की वजह से रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। बेलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे गिधौरी से सरसीवा मुख्य मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लगी रही। लोरमी के पतरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बारातियों ने दुल्हन पक्ष और ग्रामीणों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारात लेकर आए दूल्हा पक्ष ने शराब पी रखी थी। बलरामपुर जिले के पचावल में एक युवक को गोली लगने का मामला आया। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली से घायल युवक की हालत गंभीर बताई गई। युवक को पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें रायपुर रेफर किया गया। जंगल में युवक को गोली कैसे लगी और किसने मारी, ये अभी स्पष्ट नहीं है।
ग्वालियर के पुलिस थानों में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद शहर और ग्रामीण पुलिस थानों में कंडम हो चुके वाहनों की नीलामी कर रही है। कई गाड़ियां दुर्घटना वाली तो कई गाड़ियां अवैध कारोबार करने वालों से पकड़ी गई थी। जिला प्रशासन की देखरेख में शहर के जनकगंज और कोतवाली थाना क्षेत्र में नीलामी की जा रही है। ग्वालियर में 22 साल बाद बुजुर्ग पत्नी को पता चला कि उसके पति ने धोखा दिया है। पीड़ित बुजुर्ग पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने अपने आप को अविवाहित बताकर धोखे से शादी की थी, जबकि उसका पति पहले ने धोखा दिया है। पीड़ित बुजुर्ग पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने अपने आप को अविवाहित बताकर धोखे से शादी की थी, जबकि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसकी शिकायत बुजुर्ग पत्नी ने पुलिस अधिकारियों से की है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा दावा किया गया। अमित शाह का कहना है कि किसी भी सर्वे में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 2 से 3 दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम के 2 स्टार खिलाड़ी दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिद हुसरंगा भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सीरीज से बाहर हुए।